हाँ, तो हम लोग यहाँ क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में हमने इंट्रोडक्शन देखे, फोर्स का रीज़न क्या है, इस कंडीशन में हम फोर्स का स्टडी करना शुरू किए। न्यूटन्स साहब ने 3 लॉ क्यों दिया? 3 लॉ इसलिए दिया क्योंकि फोर्स के फर्स्ट लॉ में फोर्स को डिफाइन किया गया, सेकेंड लॉ में उसके मैग्नीट्यूड को बताया गया, थर्ड न्यूटन्स लॉ में डायरेक्शन को बताया गया। उससे पहले जो आइडिया दिया गया था अबाउट द फोर्स, दैट इज गिवन बाय गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने बताया कि कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट में होता है तो वह इनिशियल स्टेट को मेंटेन करे हुए रखना चाहता है। लाइक इस प्रॉपर्टी को उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है ये सब हम लोग पिछले वीडियो लेक्चरर में पढ़े हैं। आज हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसमें मोमेंटम इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। नाउ अगर प्रोडक्ट हमारा किसी बॉडी का मास m है, मान लो कि दिस इज द बॉडी ऑफ मास m एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, तो मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज मोमेंटम। ये हमारा क्या निकला? मोमेंटम निकला। देखो, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम लोग एरो ऑफ पी से डिनोट करते हैं। पी के ऊपर एरो लगाते हैं और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जो उस बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही उसका मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। सीजीएस यूनिट होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला याद रखेंगे, mLT-1। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट के मोमेंटम्स का कंपैरिजन करते हैं कि जैसे हमें क्वेश्चन देता है कि अगर हम किसी बॉडी के वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दें तो उसका मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग टू कि मास तो किसी बॉडी का चेंज होगा नहीं, इनकेस मास की कभी कभी चेंज होता है लेकिन वो ILT के रेंज में चला जाएगा। अब जैसे मान लो कि हम एक बाल्टी में पानी ले जा रहे हैं लेकिन वो जो वाटर है बाल्टी से लीकेज कर रहा है, यानी कि फ्लो कर रहा है, बह रहा है नीचे की तरफ, तो हम वहाँ पर क्या निकालेंगे कि जिस रेट से उसका मास डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम क्यों चेंज होगा? क्योंकि वहाँ वेलोसिटी के साथ साथ मास भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वहाँ मोमेंटम चेंज माना जाएगा। तो ये कंडीशन है। एक मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल बताया, ये हार्ड हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि अगर कोई 2 बॉडी जो कि सेम मास का है और उनके वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली v1 एंड v2 है, दिस इज द वेलोसिटी v1 एंड v2। नाउ इस कंडीशन में हमारा फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम होगा mv1 एंड सेकेंड बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो mv2 होगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज v1 एंड ग्रेटर देन v2। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। पहले बॉडी तेज चल रहा है ना, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट बॉडी मूविंग विद द हाई वेलोसिटी, और जब हाई वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 केसेस देखे हैं, देखो 3 केसेस इसलिए देख रहे हैं कि किसी को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि
हमने किसी बॉडी के वेलोसिटी को इंक्रीज किया और मोमेंटम को भी इंक्रीज किया, लेकिन हम उसके मास को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्या होगा? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कब? जब मास कांस्टेंट है। ठीक है। नाउ अगर हम अनदर केसेस ये देखें कि किसी बॉडी के पास मोमेंटम इंक्रीज करवा रहा है, उसका मास भी इंक्रीज करा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट हो, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज, मोमेंटम जो है वो डिक्रीज करेगा जब मास डिक्रीज करेगा, और मोमेंटम इंक्रीज करेगा जब उसका मास डिक्रीज करेगा। नाउ अगर ऐसा है कि हम उसकी वेलोसिटी को और मास में रिलेशन देखें, यानी कि दो बॉडी है जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है, अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो मास डिक्रीज होगा, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा? मोमेंटम जो अगर बॉडी का इक्वल है तो वेलोसिटी और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, दैट इज कंडीशन। ये याद रखने वाला है कि कोई बॉडी वेलोसिटी है, सेम मोमेंटम अगर रखना है और वो बॉडी का मास डिक्रीज कर रहा है तो उसका वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज होता जाएगा। एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट रॉकेट से क्या होता है कि वहाँ फ्यूल बर्न होता है और फ्यूल बर्न होकर के इजेक्ट होता है, तो उसका इजेक्ट होने के कारण उसका मास डिक्रीज होता है और वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज होते जाता है। दैट इज ए रॉकेट। जब हम लोग कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें यही प्रोसेस के काम करता है। सेकेंड हम बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, जैसा कि हमने बताया कि न्यूटन साहब ने जो फर्स्ट लॉ दिए थे उसके थ्रू उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया था। क्योंकि ये लॉ उस समय प्रेजेंट था, गैलीलियो साहब ने इसी लॉ को स्टेटमेंट में फॉर्म करवाया था, स्टेटमेंट था, और उस समय इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को हूबहू न्यूटन साहब ने फर्स्ट न्यूटन्स लॉ मान लिया, और उसके बाद तो उन्होंने क्या बताया? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी अपने इनिशियल स्टेट रेस्ट में हो या वह यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो तो वह अपने आप को उसी अवस्था में चलते रहना या रुका हुआ रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई सम एक्सटर्नल फोर्स not applied on it compared by some external force, unless मतलब कि कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। अब मान लो कि हमने एक बॉडी लिया, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वह बॉडी रेस्ट में था और फोर्स लगाने के बाद भी वो रेस्ट में रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है। अब जैसे आपके सामने जो वॉल है, दीवार है आपका, आप उसको धक्का लगाओगे तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है। ये फिजिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है। वो आप तभी फोर्स लगा रहे हो और लगाता हुआ माना जा सकता है जब वह बॉडी जो कि पहले रेस्ट में था तो चलने लगा। इसमें ये हमारा जो केसेस है ना, हम इस केस में यही बताए हैं कि अगर यहाँ एक फोर्स लगाया लाइक दिस, ये फोर्स लगाया, ये फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगता है, लेकिन बॉडी रेस्ट में था पहले भी एंड आफ्टर फोर्स लगने के बाद भी वो रेस्ट में ही रहा, तो उस कंडीशन में हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन बॉडी, कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगता हुआ नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम केसेस आके देखते हैं कि अगर एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया है और ये बॉडी पहले रेस्ट में था और मोशन कर गया,
अब वो चलने लगा, तो द फोर्स इज अप्लाइड, उस कंडीशन में हम फोर्स लगता हुआ मानेंगे। अच्छा, एक और चीज, बॉडी चेंज ऑफ स्टेट रेस्ट टू मोशन। अच्छा, ये फोर्स इज ए कॉज ऑफ मोशन, क्यों? अब यहाँ क्यों कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा है वो उसको मोशन में लाने में एबल है, एग्लिजिबल है, तो वह फोर्स लगता हुआ माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि क्या जो हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एबल टू चेंज ऑफ रेस्ट से मोशन में कर रहा है, मोशन से रेस्ट में कर रहा है, पहले तेज चल रहा था फिर वो स्लो हो गया या रुक गया, या मोशन टू इंक्रीज स्पीड, वो उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है या उसके मोशन को डिक्रीज कर रहा है, तो इन सभी केसेस में फोर्स लगता हुआ माना जाएगा। नाउ इसके अलावा चेंज शेप एंड साइज, वो एक अलग टाइप का फोर्स हो जाता है जिसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जैसे आप गीले जो गुथे हुए आटे होते हैं उसके ऊपर फोर्स लगाओ तो उसका साइज चेंज कर जाएगा, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए और वह फोर्स उस बॉडी के शेप और साइज चेंज करने में चला जाता है तो उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ये न्यूटोनियन फोर्स नहीं कहलाता है। न्यूटोनियन फोर्स वो होता है जब हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी के को एक्सिलरेट करें। आगे हम और अच्छे से इसको करेंगे, ये तो हम जस्ट डिफाइन किए हैं कि अगर वो बॉडी एबल टू चेंज ऑफ स्टेट में है तो वह क्या कहलाएगा, न्यूटोनियन फोर्स कहलाएगा। नाउ न्यूटन साहब ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, दैट फर्स्ट न्यूटन्स लॉ डिफाइन द फोर्स। नाउ दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ही है और लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन साहब ने एक्सेप्ट कर लिया एज ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के थ्रू, है ना। तो दैट इज ए फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, ये हमारा इसका इम्पोर्टेंस है। ये एक्चुअल में डेफिनेशन ऑफ फोर्स है जिसके बारे में ये चीज़ें कंडीशन याद रखना है। अगर हम चाहें तो फिगर बाई वन करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे ना। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ करते हैं। न्यूटन साहब का ये सेकेंड रूल्स था जिसको न्यूटन सेकेंड लॉ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैंने ये जो केसेस डाउनलोड किया है ना, चिपकाया है यहाँ, वो एनसीईआरटी का है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी करो। देखो, आप बिलीव करो, अपना ग्रोथ करना चाहते हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन फर्स्ट करो, देन एचसी वर्मा का क्वेश्चन करो, आपका ग्रोथ हो जाएगा आईआईटी मेन तक। एडवांस के लिए बीएम शर्मा फिजिक्स में करना पड़ेगा, बाकी केमिस्ट्री मैथ के अलग से सोचेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ होता क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने मोमेंटम पढ़ा है। अब एक बॉडी है यहाँ रखा हुआ है लाइक दिस इज द बॉडी आर इन रेस्ट, यहाँ रुका हुआ है। हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज बॉडी ऑफ मास m एंड फोर्स F इज अप्लाइड। अब ये बॉडी मान लो इनिशियली ये u इक्वल टू 0 था, यानी ये रेस्ट में था, तो अब फोर्स लगा तो ये बॉडी चलना शुरू किया और मान लो कि t समय के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या हो गया? v मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉडी ने अपना मोमेंटम चेंज किया। जिस समय हमने इनिशियल में फोर्स लगाया है वह फोर्स कितना है? F है। ये फोर्स F कंटिन्यू t टाइम्स तक लगा है। This constant force applied on the body for t सेकेंड, तो इस समय इसका मोमेंटम कितना? इस समय इसका मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग पी आई कहते हैं। क्या कहेंगे? पी आई 0। अब फाइनल मोमेंटम कितना? p इज इक्वल टू पी एफ बोलते हैं इस समय का मास और उस समय की वेलोसिटी।
तो m इंटू v, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो अगर हमसे बोला जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं और ये हमारा पी एफ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एम वी माइनस एम यू, जो कि 0 है तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ये लिख लिया। अगर हम अब न्यूटन साहब के स्टेटमेंट को करते हैं, ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम हुआ। न्यूटन साहब ने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to applied force and takes place in direction in which the force is act। इसका जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किए हो। तो सेकेंड न्यूटन्स लॉ ये कहता है एफ दैट इज अप्लाइड फोर्स, यानी कि हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं अप्लाइड फोर्स, force applied is directly proportional to the rate of change of momentum, change of momentum। एक चीज याद रखना, चाहे तुम कितने भी न्यूमेरिकल बना लो, इससे आप अपनी 11th और 12th की कंडीशन में अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझ लिया कर लिया तो वो आपका बेस बन जाएगा। जो बोलते हैं ना कि बेस बनाना, तो बेस बनाना का मतलब होता है एनसीईआरटी और उसके बाद एससी वर्मा, तो ये आपका स्टेप है। तो एफ इज ए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और आप करते रहो मेरे साथ में एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा ए टू जेड, क्योंकि देखो यहाँ कंपटीशन यूट्यूब में बहुत है ना। तो हम अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा मटेरियल नहीं डालेंगे, हर चीज़ नहीं पढ़ाएंगे तो कौन करेगा, है ना। नाउ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा की एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू, यू 0 है तो बाद में सोच लेंगे, अपॉन टी। तो यहाँ से एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एम कॉमन ले लोगे, एम कॉमन लिया तो क्या आया एम एंड वी माइनस यू अपॉन टी। आपको पता है दैट इज इक्वेशन ऑफ, क्योंकि फोर्स यहाँ टी टाइम्स तक यूज हुआ है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन यहाँ होगा, ये बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन टी। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा एम ए। नाउ ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आया। अब हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, एफ इक्वल टू ए एम ए। अच्छा, ए क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, ए कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के मान के लिए न्यूटन साहब ने एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने 1 kg के बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके देखा, तो उन्होंने देखा कि इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल होता है ना कि ये वाला वैल्यू लिया तो कितना चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग टू हमने उसको डबल कर दिया तो कितना चेंज हुआ। तो ये प्रैक्टिकल जब उन्होंने किया तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल ऑफ वैल्यू ए इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ से एफ इक्वल टू फॉर्मूला आया एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, दैट इज न्यूटोनियन फोर्स। ये क्या कहलाएगा, न्यूटोनियन फोर्स। अब इसमें स्टेटमेंट तो आया कि F इक्वल टू एम ए। व्हाट इज F? F इज नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F दिस इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स है। जानते हो एनसीईआरटी में इसके लिए कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं, 1 2 3, देखते जाओ 3, एंड एक और स्टेटमेंट है 4 पॉइंट्स लिखा गया है एनसीईआरटी के बुक्स में, है ना। तो हम लोग उसको भी करेंगे। ये स्टेटमेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड न्यूटन्स लॉ, है ना।
the rate of change of momentum is directly proportional to applied force on it and direction of force along the applied. Now that is net force. Net force is equal to mass into acceleration. ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगेन हम लोग आगे जो स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि न्यूटन साहब ने जो फोर्स बताया, अब ये फोर्स कैलकुलेट कैसे होगा, है ना, कैलकुलेट करना है कितने तरह का फोर्स होगा, टाइप्स ऑफ फोर्स की क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ है कांस्टेंट कांटेक्ट फोर्स, पहला कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकेंड है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ इसके बाद जो है अदर वेट है, अदर फोर्सेस में हम लोग करेंगे वेट एंड IGST, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये सब फोर्सेस जो हैं हमें पढ़ना है सिलेबस में। स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये फोर्सेस हमें पढ़ना है, वन बाय वन करके सारे फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है और वह उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होता है तो कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे कि हम किसी बॉडी को धक्का लगाते हैं और वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर जाता है। अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आता है, एक दूसरे से टच नहीं करता है, लेकिन फोर्स अप्लाई हो जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। दिस ऑल फोर्सेस आर नॉन कांटेक्ट फोर्स, राइट। नाउ हमारा बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ हमको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। देखिए इसमें जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स हम आपको डिटेल्स में अभी बताएंगे। थोड़ा टाइप्स ऑफ फोर्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है। बैलेंस फोर्स, मान लो कि एक से ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, ये हमारा बॉडी है, दैट इज बॉडी ऑफ मास m, एंड इसके ऊपर हमने F1 फोर्स लगाया, इधर से F2 फोर्स लगाया और इधर F3 फोर्सेस लगा दिया, दैट इज 3 फोर्सेस। दिस F1 प्लस F2 एंड प्लस F3, दीज ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो ये जो नेट फोर्स लगा ना बेटा, F नेट, दैट फोर्स अगर 0 आ रहा है ना तो ये हमारा कहलाएगा बैलेंस फोर्स। ये सभी क्या कहलाएंगे, देन दीज ऑल फोर्सेस F1 फोर्सेस आर बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। देखो बैलेंस फोर्स का अगर हम डेफिनेशन लिखें, 2 and more than two forces applied on the body forces act
on the body as like the net force resultant force is 0, then these all forces is called बैलेंस। ये सभी बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। और मतलब कि F1 F2 ये सभी क्या कहलाएंगे, एंड F3 आर बैलेंस फोर्स। नाउ पॉइंट दे करके लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर हम ऐसा कहें कि एक किसी बॉडी के ऊपर मोर देन वन फोर्सेस लग रहा है और नेट फोर्स 0 है, तो बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। द नेट फोर्स on the body are 0, then body are said to be in the body are in इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक और चीज़ है, हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो समझ जाना कि नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स के कंडीशन में F इक्वल टू 0, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन इक्वल टू 0। याद रखना, पास तो 0 होगा नहीं। अब ये जो है ना कंडीशन, यही कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है। देखो NCERT में इन केस, देखो कितना जबरदस्त NCERT का बुक है। एक लाइन को समझने के लिए कितने काकड़ बेलने करते हैं। इन द सेकेंड लॉ F नॉट इज 0 implies that A is 0. The second law obviously consists of the first law. ये हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट्स का है, वो हम स्टेटमेंट अभी समझाएंगे कि अगर किसी बॉडी का एक्सिलरेशन, हमने फोर्स लगाया और उस बॉडी का एक्सिलरेशन या चेंज ऑफ मोमेंटम 3 डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो F के एलोंग जो फोर्स लगेगा वो F जो फोर्स लग रहा है एक्स और वाई के डायरेक्शन में। इस सेकेंड वाले का स्टेटमेंट किसके साथ देखेंगे। अगेन हम बात करते हैं कि अच्छा, एक और चीज़, अगर मान लो कि ये हमारा बॉडी है, एक और केस देखो, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द बॉडी ऑफ मास। हमने इस तरह फोर्स लगाया F1 F2 F3 एंड F4। अगर यहाँ नेट फोर्स 0, दैट मीन्स कि ओवरऑल रिजल्टेंट देखा जाए, फैक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नाउ दैट इज नेट फोर्स। देखो इसको हम लोग जो बोलेंगे, ये वाला जो लाइन है ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये वाला जो कहलाएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। अच्छा, एक और चीज़, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट को कभी इफेक्टेड नहीं करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्टेड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि अगर हम देखें तो F4 और F के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस F4 का कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना जाएगा, F4 cos
90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना, लड्डू। तो ये टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, लड्डू आएगा। यानी कि F4 का इफेक्ट F1 की तरफ 0 आएगा, F2 का इफेक्ट F4 की तरफ 0 आएगा, F4 का इफेक्ट F2 की तरफ 0 आएगा, F3 का इफेक्ट F1 की तरफ 0 आएगा, F3 का इफेक्ट F2 की तरफ 0 आएगा, है ना। ये हमारा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ एंगल्स बिटवीन दो वेक्टर इज 90 डिग्री, तो कंपोनेंट ऑफ F cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगेन हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का। अनबैलेंस्ड फोर्स वैसे फोर्स होता है जो बॉडी को एक्सिलरेट करता है। हम लोग लिख रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स लिखिए, देखिए, मोर देन टू फोर्सेस applied on the body for which the body accelerated. These force is called unbalanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो कि ये हमारा बॉडी है ना, और इस बॉडी को हमने इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और इस तरफ से हमने फोर्स F1 लगाया, इस तरफ से फोर्स F2 लगाया। बॉडी जो है वो F1 की तरफ चल रहा है, मतलब कि यहाँ नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2, दैट इज एक्सेलरेशन। क्यों, ये ज़्यादा है ना। तो अब जैसे मान लो कि तुम खड़े हो, है ना, मैं खड़ा हूँ, ये 300 का टीचर है ना, यूट्यूब का स्कूल वाला जो चलाता है उसी का टीचर। अब इधर से 2 लोग खींच रहा है और इधर से भी 2 लोग खींच रहा है ना। तो ये किस तरफ जाएगा, मान लो ये 3 लोग इधर से और इधर से 2 लोग, तो ये किस तरफ जाएगा, 3 लोग की तरफ जाएगा। कितने ज़्यादा फोर्स से, 1 लोगों के ज़्यादा फोर्स से, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ग्रेटर होगा। देखो, एक्सेलरेशन का इंडिकेशन है, एक्सेलरेशन ये इंडिकेट करेगा कि फोर्स कौन बड़ा है, F1 इज ग्रेटर देन F2। ये माइनस करना, हमेशा माइनस करना, उसी से माइनस करना, ये हमारा कंडीशन है। अब ये जो फोर्स होगा ना, यही फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, दैट इज F मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन, यहाँ वेक्टर का साइन लगाएंगे, यानी F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। ये तो हमारा कंडीशन है। हम उस पर से ये जो पॉइंट्स है ना, ये इस पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। आप ऐसे सोच के देखो कि एक बॉडी है जो 3 डायमेंशनल केसेस में रखा हुआ है। ये एक बॉडी है और ये 3 डायमेंशनल केसेस में रखा हुआ है। 3 डायमेंशनल लाइक दिस, है ना, ये ऐसे रखा हुआ। इसके कारण अब ये जो बॉडी है ना, अब इसका मोमेंटम, हमने एक फोर्स लगाया, तो इस फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो फोर्स जो लग रहा है दैट इज फोर्स F इज इक्वल टू F एक्स आई, इसके लो आई के एक्स एक्सिस के लो F वाई जे प्लस F जेड के। तो इसने कहा कि ड्यू टू दिस फोर्स
the change in momentum dpx dpy and dpz, then the force is directly proportional to secret एक्सिस, यानी कि एफ एक्स के अंदर जो मोमेंटम चेंज होगा वो होगा डी पी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ एफ वाई इज इक्वल टू डी पी जेड अपॉन डी टी एंड एफ जेड इज इक्वल टू डी पी वाई, है ना, वाई लिखिए, मास टाइम सेम रहेगा डी पी जेड अपॉन डी टी। यहाँ इसने कहा है ना कि ये जो फोर्स इसके एलोंग लग रहा है ये हमारा जेड एलोंग है ना, तो ये जो एफ जेड होगा वो जेड एक्सिस के एलोंग कितना मोमेंटम चेंज किया है, एफ जेड, यहाँ एफ एक्स के एलोंग यानी डी पी एक्स अपॉन डी टी, एंड ये जो मोमेंटम होगा एफ वाई डी पी वाई अपॉन डी टी, ये हमारा मोमेंटम चेंज माना जाएगा। सीक्रेट, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम along the rate of change of momentum along the x-axis, along x-axis, along y-axis, along z-axis, along z-axis। now ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि थर्ड पॉइंट्स क्या है, थर्ड पॉइंट है द सेकेंड न्यूटन्स लॉ इज गिवन इज द अप्लाइड अप्लीकेबल इन ए सिंगल पार्टिकल द फोर्स एक्ट इन द लॉ स्टैंड फॉर एन एक्सटर्नल फोर्स। देखो आप इस स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप बैक में जाओगे, एक पेज और आगे, वो हमने यहाँ स्क्रीन कर नहीं लाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है ना। थर्ड पॉइंट्स देखिए उसका क्या, उसका कहने का सेंस ये है कि अगर किसी बॉडी को हमने बाहर से फोर्स लगाया और मान लो कि ये बॉडी, ये पार्टिकल, इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज अनदर फोर्स, और इस ओवरऑल फोर्स हमने लगाया इस एफ, और यहाँ हमने एक स्मॉल फोर्सेस एक लगाया, तो ये जो इंटरनल फोर्स है ना, दैट इज इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स के कारण इसका बॉडी का ओवरऑल मास क्या होगा, मास एंड एक्सीलरेशन। इस इंटरनल फोर्स के कारण उसका एक्सीलरेशन इफेक्टेड नहीं होगा ना, लिखेंगे ये जो नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स जो कि काउज है एक्सीलरेशन का, फोर्स काउज ऑफ एक्सीलरेशन not affected by internal force, and it is not used in equation।
अब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो इसमें ये वाला जो इस बॉडी के अंदर कितने फोर्स लग रहे हैं उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं करता है। हो सकता है इस बॉडी को ये अट्रैक्ट कर रहा हो सकता है कि ये बॉडी को ये अट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल ये मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन से, सभी चीज़ें उसका इस बॉडी का एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं देखना, हम सिर्फ देखेंगे कि इस ओवरऑल को एक्सेलरेट करने में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये एफ नेट फोर्स लग रहा है, तो क्या एफ नेट फोर्स इस इंटरनल के कारण इफेक्टेड होगा? नहीं। ठीक है, ये हमारा न्यूटोनियन फोर्स करता है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, उस बॉडी सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर में कितने फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स के कारण कोई एक्सेलरेशन इफेक्टेड नहीं होगा। दैट इज ए थर्ड लॉ, दैट इज थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हमें बहुत करना है, ध्यान से सुनो क्या क्या अभी चैप्टर में करना है। लगभग इसमें 7 to 8 वीडियो बनेगा। देखो ये सभी है ना 1 by 1 न्यूमेरिकल एंड प्लस कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट, ये सभी टॉपिक्स हम लोग को पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होगा एंड प्लस न्यूमेरिकल होगा। उस न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल के अंदर एनसीईआरटी भी होगा एंड नाउ एससी वर्मा का होगा। बाकी हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन हम 2 बेस न्यूमेरिकल लेके चलेंगे बेटा। ठीक है, अब ये 1 by 1 करेंगे तो 1 by 1 करने का है कि वेट है, तो वहाँ पर कैसे हम लोग न्यूटन्स के रूल लगाएंगे। नॉर्मल सेट तो वहाँ कैसे लगाएंगे, टेंशन कैलकुलेशन में कैसे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके इक्वेशन लिखना एंड फिर इक्वेशन सॉल्व करके वेरिएबल और वेरिएबल वैल्यू फाइंड करना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। और यही यहाँ से अगर जिस बच्चे को भी न्यूटन्स के इक्वेशन लगा कर फार्मूला लगा करके नेट फोर्स लगा करके और इक्वेशन फाइंड करना आ गया, फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाएगा। देखो मैकेनिक्स का 2 पार्ट हर्ट होता है, एक तो न्यूटन्स और दूसरा वर्क पावर एनर्जी। अगर ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो आप फिजिक्स खुद से पढ़ के समझने लगोगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आई एम बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।